शिक्षा, जिसे हम मानते रहे हैं संवैधानिक दायित्व है राज्य का, वह शिक्षा एक कमोडिटी बन जाए, ट्रेडेबल कमोडिटी बन जाए, सेलेबल कमोडिटी बन जाए, और जिसके पास पैसा हो वो उसे खरीद सके, जिसके पास वो बड़ी बड़ी वीज़ा फीस और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस हो, उनके लिए वो फ़ायदेमंद हो जाए, और बाकी लोग सस्ते मजदूर बन के रह जाए। क्योंकि अगर एजुकेशन नाम का, शिक्षा के नाम पर जो अकेली अपवर्ड मोबिलिटी की सीढ़ी मिली थी, वह भी छीन ली जाएगी, तब आपके पास सिवाय सस्ते मजदूर बनने के और कोई गुंजाइश नहीं होगी। लड़कियों के पास फिर से केवल शादी को एकमात्र जीवन बदलने वाली चीज़ समझने के और कोई विकल्प नहीं बचेगा, और ये हम एक डेमोक्रेसी में अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, और साथ ही एक छोटी सी एनोमली की तरफ इशारा करता हूँ कि ऐसा को, इस संगठन को 1 महीना लगा 4000 लोगों तक, विद्यार्थियों तक पहुँचने तक के लिए, और उनसे इस जो FYUP का नया कोर्स लॉन्च हुआ है उसके बारे में उनकी राय जानने की। क्या विश्वविद्यालय की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि इसे लॉन्च करने से पहले भी 2-4-5 हजार विद्यार्थियों से पूछ लिया जाता? आखिर वे लोग जिन पर इस प्रोग्राम का सबसे ज़्यादा असर होने वाला था, विद्यार्थी समुदाय, शिक्षक समुदाय, हमारा विश्वविद्यालय समुदाय, क्या उसे इस नीति के निर्माण में, इस कार्यक्रम की तैयारी में, इस कार्यक्रम के लिए कोर्सेज बनाने की तैयारी में जिस पैमाने पर शामिल करने की ज़रूरत थी, क्या उन्हें उसमें शामिल किया गया? अगर इस संगठन को 4000 विद्यार्थियों तक पहुंचने में 1 महीने का समय लगता है, उसका विश्लेषण करना पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि इस कार्यक्रम के बनाने की प्रक्रिया में इससे ज़्यादा समय विद्यार्थियों से मिलने और इस कार्यक्रम को बनाने में लगना चाहिए था, जो नहीं लगाया गया। इस गति से और इस नृशंसता से, इस हिंसा के साथ कार्यक्रम को लागू किया गया कि कार्यक्रम तैयार नहीं था उसे लागू करने। अभी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बना और कार्यक्रम शुरू हो गया, सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस उसके बाद आता है। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस अभी ढंग से आए नहीं हैं। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को नहीं पता है कि उन्हें थर्ड ईयर में क्या पढ़ना होगा, और ये संयोग नहीं है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि नीतियां जब इस हिंसक तरीके से, मेथड से आती हैं, तो स्वाभाविक है कि उनकी मंशा भी हिंसक ही होगी। आखिर क्या वजह थी? जैसा नंदिता जी ने बताया, मुझे अच्छे से याद है, हम इसी तरीके से सेमेस्टर दर सेमेस्टर लड़े थे FYUP के खिलाफ दिनेश सिंह के समय में, और इसी भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में बाकायदा इसको दर्ज किया था कि FYUP, अगर वे सत्ता में आते हैं तो FYUP वापस लेंगे, और दरअसल उन्होंने वापस लिया था। फिर ये स्वाभाविक सा सवाल बनता है कि पार्टी A हो या पार्टी B हो, उन पर किसका दबाव? कौन मालिक हैं इन सभी पार्टियों के, जिन्हें उनकी बात सुनने के लिए अपनी ही उस बात को भी नकारना पड़ता है जो उन्होंने जनादेश मांगते समय रखी थी? मेरी सलाह यह है कि आप इसे एक हिंसक तरीके से नीतियों के क्रियान्वयन के साथ देखें। स्वाभाविक है, जैसा नंदिता जी ने बताया, बहुत सारी कमियां हमें साफ साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता नहीं है कि संविधान जिस आदेश राज्य को देता है कि इस देश के सभी नागरिक, चाहे वे अमीर हों या गरीब, वो पुरुष हों या स्त्री हो, वो अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक हो, उन सब को गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए, संविधान आदेश देता है। लेकिन लगता यह है कि नीतियां कुछ इस प्रकार बनाई जा रही हैं जिनमें
कुछ लोगों को तो यह अवसर प्राप्त हो, लेकिन अधिकांश लोगों को का बहिष्करण, उन्हें एक्सक्लूड किया जाए। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं जेंडर पढ़ाता हूं क्लास में, नीतियों के स्तर पर जब भी कुछ बदलाव आता है तो हम देखते हैं कि उसमें जो नकारात्मक पक्ष होते हैं, जो नेगेटिव चीजें उसकी होती हैं, उसका असर समाज के सब तबकों पर बराबर नहीं पड़ता। जो तबके जिन्हें हम हैव्स कहते हैं, वे तबके जो कि आगे अगड़े तबके हैं, उन पर नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव, एक ही तरह की नीतियाँ, नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव कम पड़ता है, और वंचित वर्ग, महिलाएं, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, इन लोगों पर डिसप्रपोर्शनेटली ज़्यादा पड़ता है। तो आखिर कितने लोग स्टैनफोर्ड जाने की इच्छा रखने वाले लोग हैं? मुट्ठी भर। क्या उनके लिए ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए? अगर ये नीति उनकी सहायता करती हो तो भी क्या उनके लिए ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए कि पहले ही साल में महिलाओं का एनरोलमेंट, जैसे नंदिता ने बताया, 30% कम हो जाए? देश ने इस महिलाओं के एनरोलमेंट में कुछ रिस्पेक्टेबल फिगर लाने के लिए 70 साल कोशिश की, और आप एक चोट से इसे अंडू कर देंगे और हम होने देंगे? अब इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें कि नीतियां बराबर असर सब तबकों पर नहीं डालती। इसलिए जब हम नीतियों का क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते हैं, उन्हें इवैल्यूएट करते हैं, तब हम केवल मुट्ठी भर लोगों के आधार पर इसे नहीं कर सकते। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि स्टैनफोर्ड का दबाव है, तभी तो पार्टी ए हो या पार्टी बी हो, उसे यही एक ही तरह का कोर्स चाहिए, क्योंकि उन्हें वह इंटरनेशनल कंपैटिबिलिटी दिखानी है, ताकि शिक्षा, जिसे हम मानते रहे हैं संवैधानिक दायित्व है राज्य का, वह शिक्षा एक कमोडिटी बन जाए, ट्रेडेबल कमोडिटी बन जाए, सेलेबल कमोडिटी बन जाए, और जिसके पास पैसा हो वो उसे खरीद सके, जिसके पास वो बड़ी बड़ी वीज़ा फीस और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस हो, उनके लिए वो फ़ायदेमंद हो जाए, और बाकी लोग सस्ते मजदूर बन के रह जाए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि इस बात को ध्यान रखिए, नंदिता ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जब हम सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो उसका डिज़ाइन छोटा होता है, लेकिन अपने आप में मुकम्मल होता है। आप डिप्लोमा के कोर्स को 2 हिस्सों में बांटकर 2 सर्टिफिकेट कोर्स नहीं बना सकते, या आप एक डिग्री के कोर्स को 3 हिस्सों में बांटकर एक सर्टिफिकेट, एक डिप्लोमा और एक डिग्री नहीं बना सकते, नहीं बनाना चाहिए। और जब हमारी नीति का लगता है कि इरादा ही ये है कि कुछ लोगों को कुछ समय के बाद धकेल कर बाहर कर दिया जाए एजुकेशन से, तो फिर से वही सवाल है, कौन से बच्चे धकेले जाएंगे एजुकेशन के बाहर? क्या ये वे लोग होंगे जिनके पास सामर्थ्य है, जो स्टैनफोर्ड जाने वाले हैं? क्या वो फीस के कारण बाहर होंगे? नहीं। आपका अपना सर्वे बताता है कि फीस के कारण कुछ लोग बाहर हो जाएंगे। वे कौन से लोग होंगे? जिनके पास फीस नहीं है देने को, वही हो, वंचित समुदाय। मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज नाम के कॉलेज में पढ़ाता हूँ। 300 साल से कॉलेज चल रहा है। इस शहर के इतिहास का वह कॉलेज अपने आप में एक उदाहरण। सालों दर साल वह कॉलेज हमारे नेबरहुड के, चांदनी चौक के, उसके आसपास के अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, दोनों तरह के समुदाय के लोगों के लिए शिक्षा का एक केंद्र रहा। आप इस कॉलेज के इतिहास से पूरे शहर का इतिहास पढ़ सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में, और ख़ासतौर से FYP आने के बाद, जैसे नंदिता ने बताया, हम अपने क्लासरूम को पहचान नहीं पा रहे। क्या ये वही क्लासरूम है जो क्लासरूम आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले तक भी होता था? क्लासरूम का कॉम्प्लेक्शन बदला जा रहा है, उसकी डाइवर्सिटी को खत्म किया जा रहा है। अगर क्लासरूम की डाइवर्सिटी खत्म होती है तो मेरे लिए ये केवल कल्चरल शॉक है, लेकिन मेरे विद्यार्थियों के लिए ये लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ का लॉस है। विद्यार्थी केवल विजेंद्र चौहान जो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं सिर्फ उससे नहीं सीखते, वे अपने क्लासरूम की डाइवर्सिटी से सीखते हैं। उनके क्लासरूम में लड़के हैं, लड़कियां हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, अगड़े पिछड़े, सब तरह के लोग। जब तक आपके पास एक डाइवर्स लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं होगा, तब तक आप इस देश के, समाज के चैलेंजेस को समझने योग्य बन ही नहीं पाएंगे। आप केवल अपने जैसे लोगों के बीच होंगे
और केवल अपने जैसे लोगों की समस्याओं को ही मैग्नीफाई करेंगे और उसे ही देश और दुनिया की समस्या मानेंगे। आप भूल जाएंगे कि समाज में, इस देश में आपसे भिन्न तरह के लोग भी हैं और आप उनकी समस्याओं को लगातार नज़रअंदाज करेंगे। जैसे पिछले कुछ सालों में हमने बड़ी आहिस्ता से उन लोगों को धकेल कर SOL और ओपन लर्निंग की तरफ भेज दिया जो पहले हमारे क्लासरूम के मेन स्ट्रीम स्टूडेंट हुआ करते थे, मुझ जैसे लोग। अगर मैं, मान लीजिए, आप लोगों की तरह 2002-2004 में पैदा हुआ होता तो मैं विश्वविद्यालय का शिक्षक नहीं बन सकता था, क्योंकि मैं जिस तबके से आता हूँ उस तबके के विद्यार्थी विश्वविद्यालय नहीं पहुँच पा रहे। उन लोगों को या तो SOL भेज दिया गया है, या फिर IGNOU भेज दिया गया है, या फिर जो छोटे मोटे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं उनमें धकेल दिया जाता है। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं? मैं तो हमेशा क्लासरूम में भी कहता रहा कि पब्लिक फंडेड एजुकेशन मेरे ऊपर कर्जा है। स्टेट ने, राज्य ने, समाज ने मुझ पर इन्वेस्ट किया। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस बात को इंश्योर करूं कि यह कर्जा चुकाया जाए। यह कर्जा कैसे चुकाया जाएगा? यह कर्जा तब चुकाया जाएगा जब मुझे पूरा यकीन हो कि इस शहर के, इस समाज के हर तबके के पास कम से कम मौका है, अवसर है कि वह इस पब्लिक फंडेड एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर सके और उस सीढ़ी को चढ़ सके। ध्यान रखिएगा, इस डेमोक्रेसी में बहुत मौके नहीं हैं आपके पास अपवर्ड मोबिलिटी के। एजुकेशन एक महत्वपूर्ण मौका होता था आपकी अपवर्ड मोबिलिटी का, और ये आखिरी मौका अब आपसे छीना जा रहा है। इसलिए मैं छात्र संगठन को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बात को सामने रखा है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने क्लासरूम तक, आप अपने पड़ोस तक इस संदेश को लेकर जाएं। क्योंकि अगर एजुकेशन नाम का, शिक्षा के नाम पर जो हमें जो अकेली अपवर्ड मोबिलिटी की सीढ़ी मिली थी वह भी छीन ली जाएगी, तब आपके पास सिवाय सस्ते मजदूर बनने के और कोई गुंजाइश नहीं होगी। लड़कियों के पास फिर से केवल शादी को एकमात्र जीवन बदलने वाली चीज़ समझने के और कोई विकल्प नहीं बचेगा, और ये हम एक डेमोक्रेसी में अफोर्ड नहीं कर सकते। एजुकेशन में, मैं एजुकेशन का विद्यार्थी रहा हूँ CI में, हमें एजुकेशन के प्रोसेस के बारे में एक बहुत आसान सा शब्द कहा जाता था, वाक्य था, टीचर टीचेस जॉन इंग्लिश। ये शिक्षा के कंपोनेंट के चारों हिस्से बताता है। शिक्षक, टीचेस मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जॉन यानी कि विद्यार्थी, और इंग्लिश यानी कि सब्जेक्ट मैटर। FYUP न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन चारों कंपोनेंट्स पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। टीचर्स पर हम देख रहे हैं, आप स्टाफ रूम में जाइए, हर शिक्षक जानता है कि विद्यार्थी पहले से कम सीख पा रहे हैं। क्लासरूम्स में बैठने की जगह नहीं है। हिंदी पढ़ाता हूँ, हिंदी में अचानक पता लग रहा है कि एक पर्टिकुलर समय में 15 सेक्शंस में हिंदी पढ़ाई जानी, क्योंकि सबको हिंदी मजबूरन पढ़नी। एक शिक्षक के तौर पर यह कितना त्रासद है कि आपके क्लासरूम में वे विद्यार्थी बैठे हैं जो आपको पढ़ना नहीं चाहते। मैं आपसे बात करूं और मुझे पता लगे आप मुझे सुनना नहीं चाहते, तो मेरे लिए कितनी त्रासद स्थिति है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के तौर पे कितना त्रासद है कि मैं एक शिक्षक के तौर पे खड़ा हूँ, मेरे सामने 30 विद्यार्थी या 40 विद्यार्थी हैं, उनमें एक विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो कि इच्छा से वहाँ बैठा है। उसे कोर्स किया गया, उसे मजबूर किया गया, इसलिए बैठा है। क्या मैं उसे कुछ सिखा पाऊँगा? नहीं सिखा पाऊँगा। क्या मैं इससे कोई प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन हासिल कर पाऊँगा? और मैं कहाँ से लाऊँगा 14 हिंदी, 15 हिंदी के शिक्षक जो एक समय में वो पढ़ाएंगे? लेकिन इस डिज़ाइन में इस फ्लॉ का कोई ध्यान रखा ही नहीं। शिक्षकों के साथ और दूसरी समस्याएं भी इस पॉलिसी में है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्याएं विद्यार्थियों के साथ हैं। इसलिए मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, आशा से देख रहा हूँ कि आप इकट्ठे हों, क्योंकि ध्यान रखिए, पिछली लड़ाई जब हमने लड़ी थी तब भी हम जीते तभी थे जब विद्यार्थी हमारे साथ आकर खड़े हुए। इस बार तो बल्कि आपको लीड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा नंदिता ने बताया कि शिक्षकों में अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी निष्ठाएं अब बदल चुकी हैं, जिनकी निष्ठाएं अब वे निष्ठाएं हैं जिनमें उनके में विरोध करने का जो जज्बा पहले दिखाई देता था वो शायद उतने शिक्षकों में न दिखाई दे। आप ही लोगों को शायद लीड करना पड़ेगा। मैं आपकी तरफ उम्मीद से देख रहा हूँ कि आप इसे जन आंदोलन बनाएं। हम भरसक कोशिश करेंगे इसमें साथ आने की, लेकिन जब तक आप इस बात को मजबूर नहीं करेंगे देश, समाज और सरकार को समझने के लिए कि जो हो रहा है वो गलत है, तब तक शायद समाज सुनेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।